Hi, the pages of your past cannot be rewritten, but the pages of your tomorrows are blank. Create it beautifully. Today is 16th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मिस्टर विनय प्रकाश अभी अपॉइंट हुए हैं एज अ रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बाय ट्विटर। Novak Djokovic from Serbia and Ash Barty from Australia, respectively winners हैं men's and women's singles Wimbledon tennis जुलाई 2021। BP's का स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी बोलता है इराक जो है इससे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल। आंध्र प्रदेश में होता है लुम्बिनी फेस्टिवल। शंकराचार्य टेम्पल है श्रीनगर में। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। आज के सवाल है हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का हेडक्वार्टर कहां पर है? सलाल डैम इज सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? धेबर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। हम्पी सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? महावीराजी हु वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ द बुद्धा वॉज बोर्न एट विच प्लेस एंड हु वॉज दिस सेलुकस निकेटर? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है कोएर्जन। कोएर्जन मतलब परसुएट करना किसी को कोई काम करने के लिए बट डरा धमका के। समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स। मल मतलब गवर्नमेंट उस पे से डिसीजन लेने का सोच रही है। थिंकिंग अबाउट अ फैक्ट, प्रपोजल, रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकता है। आप उस पे यू आर थिंकिंग डीपली एंड एट लेंथ। डिसर्नेबल का मतलब है जो परसेप्टेबल है, जो सोचा जा सकता है। परसेप्टेबल है, पॉसिबल है, एबल टू बी डिसर्न्ड, आप उसको समझ सकते हो। डिजी फील होना मतलब सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग अराउंड, लूजिंग वंस बैलेंस। जैसे समर में अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हो, यू गो आउटसाइड सो यू स्टार्ट फीलिंग डिजी। विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना। अ पीरियड ऑफ कीपिंग अवेक ड्यूरिंग द टाइम यूजुअली स्पेंड asleep, especially to keep watch or prey. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं Why do you need the colonial law of sedition? CJI ने गवर्नमेंट से पूछा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, ज्यूरिसडिक्शन, ये भी हम बात करेंगे। दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव ending the impasse India-China relations, growing precarity, inflation is on rise। और ऐसे में गवर्नमेंट को, RBI को मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट में और गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी फ्रंट में क्या मेजर्स लेने चाहिए? इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट। बड़ा अच्छा आर्टिकल है। पुलिस रिफॉर्म्स। इज द इंडियन स्टॉक मार्केट इन अ बबल? पुअर रेन्स हैम्पर सोइंग। आज हम जानते हैं राबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स और मूनसून की कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज ड्रोन्स। ड्रोन्स की जो पॉलिसी है उसमें फिर से अपडेट हुआ है। एक ड्राफ्ट प्रपोजल फ्लोट आया है, हम इसके बारे में समझेंगे। नेचर्स फ्यूरी, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये एक पॉलिसी प्रायोरिटी है। फोकस ऑन दिस वर्ड इंक्लूजन। जून के एक्सपोर्ट है। दिस इज रोल ऑफ ऑनर इंडियन हॉकी। हरेला पर्व है 16 जुलाई को। डाइवर्जेंस ऑफ अप्रोच, दिस इज नॉइज पॉल्यूशन। द लास्ट माइल, अफगान फोकस, चाइना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोविड के पैंडेमिक के ओरिजिन के डिटेल्स शेयर करें। देन दिस इज अबाउट इंडिया इन अफगानिस्तान। हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क किए हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। विल हैव अ रीलुक इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान। और हिंदी में आप आज हम समझते हैं जैव संचय बनाम जैव आवर्धन। Then this is CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu. This is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये front page है The Hindu का। First जो news है, this news is about C. काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं सेक्शन 124A सेडिशन। ये जो सेक्शन 124A है ये बहुत पुराना है, 1870 के टाइम से है। तो द पॉइंट इज द यूज ऑफ सेडिशन इज लाइक गिविंग अ सॉ टू द कारपेंटर टू कट अ पीस ऑफ वुड
एंड ही यूजेस इट टू कट द एंटायर फॉरेस्ट इटसेल्फ। जब भी लॉज बनते हैं तो उसमें ये देखना चाहिए कि उसका यूजेज तो है, बट उसका मिस यूजेज क्या हो सकता है। तो सेक्शन 124A बिकॉज ऑफ दिस एम्बिग्यूटी, वेगनेस, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे, तो उसके कारण इसका मिस यूजेज ज़्यादा होता है। इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ दिस सेक्शन 124A ऑफ IPC, आप देखोगे यू विल फाइंड दैट द कॉन्विक्शन रेट इज़ वेरी लो। मतलब जिनको बुक किया जाता है 124A से, वो नॉट गिल्टी निकल के बाहर आते हैं। बट इस पूरे ड्यूरेशन में तो इनका हैरेसमेंट हो गया। सो देर इज मिस यूज ऑफ पावर बाय एग्जीक्यूटिव एजेंसी। अब ये वर्ड्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर NV रमन्ना साहब के। सी, आपने ये बोला कि अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल क्रिटिसिज्म ऑफ द वे है द सेडिशन लॉ इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। सेडिशन यूज हो रहा है बाय द गवर्नमेंट टू क्रश लिबर्टीज। तो पूछा गया है कि जिस कॉलोनियल लॉ जो कि अगेंस्ट था महात्मा गांधी जी के, बाल गंगाधर तिलक जी के, जो 75 ईयर्स इंडिया के आज़ाद होने के बाद भी बना हुआ है, उस लॉ को री इंटरप्रेट क्यों ना करें, बिकॉज इट इज सप्रेसिंग फ्रीडम। और इसके मिस यूजेज के केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे डिसेंट को मजल कर रही है, फ्री एक्सप्रेशन डिनाई हो रहा है, बेल नहीं मिलता है जर्नलिस्ट, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को। सो दिस इज अ चिलिंग इफेक्ट। दिस इज नॉट एट ऑल राइट फॉर अ डेमोक्रेसी। दूसरी बात, CJI ने यह भी रिमार्क दिया कि 1962 का केदारनाथ केस वर्डिक्ट था जिसने अपहेल्ड किया था, मतलब खारिज नहीं किया था सेक्शन 124A को। तो ये जो 1962 का केदारनाथ केस वर्डिक्ट है, क्यों ना इसको भी रिविजिट किया जाए। जो CJI है वो अभी 3 जज की बेंच का ओरल अभी यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, जिसमें अटॉर्नी जनरल मिस्टर KK वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता भी अपीयर हुए थे गवर्नमेंट सेंटर के बिहाफ में। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ना, और वो भी ऑब्जर्वेशंस डायरेक्टली बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्यों ना रखें हम। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 137 एम्पावर्ड है to review any judgment or order made by it with a view to removing any mistake or error that might have crept in the judgment or order। तो आर्टिकल 137 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज एपेक्स कोर्ट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, तो इसने पास्ट में कोई जजमेंट दिया था, भविष्य में जाके वो उस जजमेंट को करेक्ट भी कर सकती है। दिस इज आर्टिकल 137, रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन, रिवीजन इज पॉसिबल। सो आज हम देखते हैं, prepare a note on the jurisdiction and powers of Supreme Court। jurisdiction क्या होता है, बिकॉज आगे एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि क्या जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एनक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे हैं। तो jurisdiction क्या है, स्टेट, सेंटर, किस डोमेन में, what is the jurisdiction of Supreme Court and what are the powers of Supreme Court। तो ये आज का पहला सवाल है। इसमें आप बता सकते हो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, रिट्स जो इशू होती है आर्टिकल 32 वो भी सुप्रीम कोर्ट का है, अपैलेट मतलब हाई कोर्ट से अपील करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जुडिशियल रिव्यू इज वन थिंग आर्टिकल 137, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है सुप्रीम कोर्ट, और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है this honorable president of India को। So these are various mandates and rules, jurisdiction and power of Supreme Court। तो ये आज का आपका पहला सवाल है। Again open your लक्ष्मीकांत, read this topic, ये चैप्टर, और jurisdiction and power पे एक नोट प्रिपेयर करें, बिकॉज जो अभी कुछ टाइम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा वोकल हो रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट्स, और जिसे पुलिस रिफॉर्म्स में भी हम देखेंगे तो क्या ये एनक्रोचमेंट तो नहीं है, क्या ये मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। सो वी नीड टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन और एक ओपिनियन व्यू पॉइंट डेवलप करना है। तो इसके लिए जानना होगा जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, देन जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस नंबर सीजन अपटेक। सी, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, बी वेरी वेरी केयरफुल, कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके पैनल ने बोला है यहाँ जो राइट्स हुए थे उसमें ये जो राइट्स और ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हुआ है, इसकी प्रोब होना ज़रूरी है।
NHRC, अभी NHRC के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम क्या है? देन दिस इज मिस्टर जयशंकर मीट्स घनी, यूएस ऑफिशियल, अशरफ गनी, अफगानिस्तान प्रेसिडेंट, इसके बारे में हम आगे अभी बात करते हैं। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। ये नेक्स्ट है, नो प्लान टू रीओपन स्कूल्स टिल जैब वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट, चीफ मिनिस्टर ने कहा, विच इज गुड। स्टूडेंट्स जो हैं अभी जैसे कोवैक्सीन के भी ट्रायल चल रहे हैं, 12 साल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को कोवैक्सीन शायद कुछ ही टाइम पे अप्रूवल मिल जाएगा, लेट अस सी। देन कैंपेन सीक एक्सटेंशन ऑफ दिस विंडो, में भी दिल्ली कैंपेन है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे यहाँ पे सजेशंस मांगे गए हैं। आर्मी मैन वेंडर अरेस्टेड फॉर सप्लाइंग क्लासिफाइड पेपर्स टू पाकिस्तान, दिस इज ऑल्सो वन बिग थ्रेट। एस्पियोनेज होता है, हनी ट्रैपिंग होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, और इस तरीके से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन उनसे ट्रेस करने का ट्राई होता है, साइबर फ्रॉड्स, फिशिंग एटसेट्रा। Then this is about Lieutenant Governor. High Court declines plea to reduce dosage gap, दो वैक्सीनेशन के बीच का गैप। Then this is about Chief Minister and this is Sundar Lal Bahuguna ji. Then this is next page, Assembly Ruckus. This is सहकार से समृद्धि, सी दिस इज टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अभी जैसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की बात हमने देखा था, हमने नोट भी प्रिपेयर किया, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री मतलब कोऑपरेटिव्स जो हैं, कोऑपरेटिव्स का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कोऑपरेटिव्स जरूरी हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, जैसे अमूल डेयरी। तो कोऑपरेटिव्स बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सी इंडिया जो है ना, यहाँ कलेक्टिव ग्रोथ जरूरी है, तो उसके लिए इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, एंड फॉर दैट वी हैव ब्रॉट दिस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ये एनकरेज करेगा मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, हाउसिंग, लेबर, बैंकिंग। तो सी ये जो हेड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ कोऑपरेटिव का बड़ा अच्छा स्कोप है। रिमेंबर द नेम, जैसे एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है। एनिमल हस्बेंड्री जैसे अमूल डेयरी, दिस इज बैंकिंग। शुगर मैन्युफैक्चरिंग यूपी महाराष्ट्र, हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग, लेबर, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट। तो ये जो थीम्स हैं, यहाँ पर कोऑपरेटिव का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो सी अब देखते हैं यहाँ पे आगे कैसे प्रोग्रेस होती है। दिस इज एडिटोरियल, एंडिंग द इम्पास, इंडिया चाइना कैन नॉट पुट द डिस्ट्रस्ट ऑफ द पास्ट बिहाइंड विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर इशू। सी एक तरफ तो गलवान क्राइसिस है, चाइना बुली कर रहा है, स्टेटस को वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ चाइना बोलता है कि इकोनॉमिक, ट्रेड और इन सब दूसरे मैटर पे जैसे पहले चीज़ें चल रही हैं नॉर्मल सी, वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो जो एंगल हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते कि एक तरफ तो बॉर्डर पे हम वॉर कर रहे हैं और दूसरी तरफ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड एंड दिस ऑल थिंग्स। सो वी नीड टू फाइंड दिस नॉर्मलसी। जो इंडो चाइना रिलेशंस है, ये डीप फ्रीज में है, इसको रिस्टोर करने की जरूरत है, नॉर्मल सी आई वाज रीडिंग योर आंसर्स। जब भी हम अपनी कंट्री और का नाम लिखना है और फॉरेन कंट्री जो भी है, तो पहले हम अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं। जैसे आपने जैसे यूएसए इंडिया रिलेशन लिखा, नो, दिस इज इंडिया यूएसए रिलेशन, दिस इज नॉट चाइना इंडिया, दिस इज इंडो चाइना रिलेशंस। ओके, अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब का अभी मीटिंग हुआ चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग ही का। कहाँ पर हुआ? दुशानबे। दुशानबे किस कंट्री की कैपिटल है? आंसर दुशानबे। अब ये जो मीटिंग थी ना, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस था, बिकॉज गलवान क्राइसिस के बाद एक बार मीटिंग हुई, थोड़ा नॉर्मलसी हुआ, बट उसके बाद फिर ये डायरेक्टली सेकेंड मीटिंग हो रही है। सो दिस मीटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी अनरिजॉल्व्ड है सिचुएशन, विजिबली इम्पैक्ट कर रही है इंडिया चाइना के रिलेशंस को नेगेटिव मैनर पे। तो ज़रूरी है हम ओवरऑल रिलेशनशिप का असेसमेंट करें। जो पीस है बॉर्डर पे, वो बहुत ज़रूरी है, और ये फाउंडेशन है फॉर द डेवलपमेंट सिंस 1988। 62 में हमारी जो लड़ाई हुई थी चाइना से, उसके बाद रिलेशन सोवर हो गए थे, बट 1988 से रिलेशंस नॉर्मल होना स्टार्ट हुए, और उसका सबसे बड़ा पिलर यही था कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर में पीस थी। हम अक्सर ये बोलते थे इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक बुलेट भी फायर नहीं हुआ है फॉर सो मेनी ईयर्स, नॉट अ सिंगल बुलेट हैज बीन फायर्ड। तो वो एक अचीवमेंट था, बट चाइना में गलवान क्राइसिस के बाद बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई है। चाइना का जो व्यू पॉइंट है ना, चाइना इज इन नो हरी।
चाइना इज ड्रैगिंग इट्स फीट, वो टाइम बोरो करना चाहता है, जितना ज़्यादा टाइम उसे मिल जाए। स्टेटस को एंटी वो यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है। तो अनलेस अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ पीस और डीएस्केलेशन बॉर्डर्स में होगा, जब तक नहीं होगा तब तक नॉर्मलसी ज़रूरत नहीं है हमें, और नॉर्मलसी पॉसिबल भी नहीं है इंडो चाइना रिलेशंस में। सो दैट इज़ वाई चाइना को भी एफर्ट्स डालने चाहिए। अब सी, चाइना की हम टैक्टिक्स हमें पता है, चाइना की फिलॉसफी डेंग जियोपिंग फिलॉसफी, बाय टाइम हाइड योर इंटेंशंस। तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना चाहता है कि ये जो क्राइसिस है गलवान का, ये थोड़ा और कंटिन्यू रहे, इससे चाइना को स्ट्रेंथ मिलेगा। फिर जब चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो वो बोलेगा ये तो स्टेटस को एंटी है, दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये मैसेज चाइना की तरफ से आएगा। सो इंडिया को ज़रूरी है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। चाइना को मैच करना ज़रूरी है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी जो इकोनॉमी है इसको भी रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी आर फॉलिंग बिहाइंड। So this is the lesson. We need to speed up. We need to put our house in order. This is growing precarity. अब सी, ये एक नया संकट आ गया, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। इन्फ्लेशन इज ऑन राइज। फ्यूल जो है वो बहुत महंगा हो गया है, 107 रुपी पर लीटर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। तो विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी, बिकॉज होती हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सप्लाई होती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो ऑब्वियसली उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हमें ज़रूरी है कि हम कॉशनरी सिग्नल्स जो आ रहे हैं कि स्पाइरल हो रही है कॉस्ट, ये कंटिन्यू टू दिस पैंडमिक हिट इकोनॉमी के जितने भी एफर्ट्स हैं रिकवरी के, उसको ये नलीफाई कर देगा। इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को टेम करना इज़ वेरी नेसेसरी। ये बात बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने मंथली बुलेटिन जिसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। प्रीलिम्स का सवाल है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? आरबीआई। फ्यूल का इन्फ्लेशन है, एलपीजी, कैरोसिन रूरल पुअर का मेन स्टे होता है और ये सब महंगे हो गए। फायरवुड महंगा है, डंग केक, गोबर का जो डंग होता है उससे डंग केक, ये भी महंगा हो गया है। प्राइस जो है वो गोइंग अप, तो विच इज़ नॉट राइट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है और आईएचएस मार्केट का जो पीएमआई इंडेक्स है वो लेस देन 50 आया था, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर प्लस 50 होता तो एक्सपेंशन होता। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन वो भी हाई है, कल ही हमने देखा था 12.05, कुछ कम हुआ है बट इट इज स्टिल वेरी हाई। कोविड-19 के कारण डिमांड स्लम्प है, डिमांड आ ही नहीं रही है। कंजम्पशन कैपेसिटी इन जनरल पब्लिक की बहुत कम हो गई है अर्बन और रूरल मार्केट में। जैसे अर्बन मार्केट में भी हम देख रहे थे ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, इन सब का डिमांड बहुत डिप हो गया है। तो जो लूमिंग पॉसिबिलिटी अब फर्दर आगे है गरीबी में आटा गीला होना, वो क्या है कि मॉनसून जो है ना वो भी इस बार अभी थोड़ा वीकन हो रहा है, डिले हो रहा है। तो अगर मॉनसून वीक होगा तो इकोनॉमी और ज़्यादा डाउन नीचे जाने वाली है। मॉनसून रेंज अगर कम हुई, लेस देन एडिक्वेट हुई, तो इससे और डिस्टर्ब होगा एग्रीकल्चर आउटपुट और फिर जो इन्फ्लेशन बना हुआ है, ग्रोथ होगी नहीं, डिमांड आएगी नहीं, तो इकोनॉमी के लिए डार्क क्लाउड्स आर अहेड। सो फॉर नाउ मॉनसून में तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट फॉर नाउ जो ये जो फ्यूल है, फ्यूल में जो टैक्सेस लगते हैं इसको अर्जेंटली कट करना ज़रूरी है, सो दैट थोड़ा रिलीफ मिले फ्रॉम दिस फ्यूल राइजिंग फ्यूल कॉस्ट से ऑन दिस इन्फ्लेशन, और आरबीआई को भी स्पेस मिले सो दैट वो मॉनेटरी पॉलिसी बेटर रीजिग कर पाए। ग्रोइंग प्रिकैरिटी, अ स्ट्रॉन्ग इंडियन स्टेट मस्ट बी ह्यूमन टू। इसमें ये बात है कि रूल बाय लॉ इज वन थिंग, बट जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, बेसिक एथोज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। बिकॉज इन दी एंड जो स्टेट होता है, स्टेट इज फॉर पीपल, स्टेट इज फॉर पीपल, तो पीपल मतलब ह्यूमंस, तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज बैकसीट नहीं लेनी चाहिए। दिस इज इंटरफेरेंस एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन डू विदाउट। सी, आर के राघवन साहब का लिखा है, पुलिस फॉर्मर सीबीआई चीफ रहे हैं आप। इन्होंने ये बताया, जैसे हमने शुरू में देखा ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है कि मॉन्टेस्क्यू ने बोल तो दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, बट अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम पे इंटरवीन करने लग जाए, और वो अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो फिर भी समझ में आता है, अगर लोअर कोर्ट्स भी डे टू डे रूटीन मैटर्स में इंटरवीन करने लग जाए पुलिस के वर्क में,
तो वो डिफीट होता है दिस सेपरेशन ऑफ पावर का, और पुलिस एज एन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे डिफीटेड फील होता है। तो ग्रोइंग इंस्टेंसेस हैं जुडिशियल इंटरफेरेंस के इन्वेस्टिगेशन में, ये अनडिजायरेबल हैं और ये लॉ के विद इन भी नहीं है। दिस इज नॉट सैंक्शन बाय लॉ एंड दिस इज अनडिजायरेबल। एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं ना, वो अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो चुनाव जीत के जाते हैं और सरकार बनाते हैं। जैसे अभी ये इतने सारे मंत्री बने हैं ना, ये सारे क्या हैं? ये भी एग्जीक्यूटिव है, बट ये नॉन परमानेंट है। मतलब 5 साल का जो इनका लोकसभा से आए हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये वो एग्जीक्यूटिव है, मंत्री हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं सरकारी सर्विस वाले, गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये सब मिलके बनाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो सरकारी नौकरी में आते हैं, रिटायरमेंट तक ये सरकारी नौकरी पे वर्क देते हैं। सो दे आर एग्जीक्यूटिव्स। अब ये जो वर्क देते हैं ना, दे शुड बी अबाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है यही इनके लिए सुप्रीम बुक है, सुप्रीम रूल है, सुप्रीम लॉ है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्यूरोक्रेसी जो है वो आंसरेबल होती है टू लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आई है यहाँ पे, सरकार जिसने बनाई है, ब्यूरोक्रेसी वहां पर भी लॉफुली आंसरेबल होती है। कोर्ट्स जो होते हैं वो एनक्रोचमेंट करते हैं जब एग्जीक्यूटिव के डोमेन पे, तो वो अनडिजायरेबल है एंड नॉट सैंक्शन बाय लॉ है। तो अगर एक्सेप्शनल मैटर है, जैसे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी हो गया था, ऑक्सीजन की सप्लाई शॉर्टेज हो रहा था, मिसमैनेजमेंट हो रहा था, तब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो वो तो फिर भी बनता है। बट अगर डे टू डे मैटर में, रूटीन मैटर में अननेसेसरी इंटरवीन होता है, तो वो डिफीट करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस को। क्योंकि पुलिस जो है, हमारे यहाँ ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन को, ऐसा नहीं है, इन दी एंड तो एवरी इंस्टीट्यूशन इज गवर्नमेंट। तो एक इंस्टीट्यूशन की सुपीरियोरिटी दूसरे इंस्टीट्यूशन पे सुपर इम्पोज करना, दिस विल डिफीट अवर पर्पस ऑफ गवर्नेंस, सो विच शुड नॉट बी अलाउड, एनकरेज्ड। पुलिसिंग जो है ये भी एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन है। पुलिस की नौकरी वैसे ही बहुत चैलेंजिंग होती है और बहुत थॉरो होती है। पुलिस की नौकरी में हायरार्की बहुत मैटर करता है। हायरार्की, लॉ, कमांड, ऑर्डर जिस तरीके से चल रहा है, तो ये एक मैकेनिज्म भी वेल सेटल्ड मैकेनिज्म है। पुलिसिंग में FIR रजिस्टर होता है। FIR का फुल फॉर्म बताइए। रजिस्टर होती है FIR। तो FIR रजिस्टर होती है मतलब ऑन रिकॉर्ड। अभी हमने CCTNS भी देखा था, EFIR का भी बात है। तो इससे क्या होता है, जो भी क्राइम आया है वो रिकॉर्ड में आता है। और पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनको एक डायरी भी मेंटेन करना पड़ता है। रोज का वो लिखते हैं कि आज ये केसेस आए, ये एक्शन लिया, दिस एंड दैट। तो उससे आती है अकाउंटेबिलिटी। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जो पुलिस है, पुलिस को ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पुलिस जो होती है ना, पुलिस को चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, ये हमेशा थैंकलेस जॉब रहता है। पुलिस की जो नौकरी होती है, ये ऐसी कोई 9 to 5 नौकरी भी नहीं है। 24 आवर आपको काम करना है। फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, सब आराम करते हैं, बट पुलिस को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो पुलिसिंग का जॉब होता है, ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। पुलिसिंग का जॉब है, इसको थैंकलेस जॉब भी बोलते हैं। पुलिस कितने अच्छे काम करेगी वो याद नहीं रहता है, बट अगर कुछ गलत हो गया, पीपल विल नेवर फॉरगेट दैट। सो पुलिसिंग इज इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो द पॉइंट इज कि वी शुड नॉट डू सर्टेन थिंग्स जो इनका मोरल को डाउन करे। जुडिशरी अपमैनशिप नहीं हो पुलिसिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट पे, बिकॉज पुलिसिंग इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। रजिस्टर होती है, FIR, डायरी मेंटेन होती है, और जो फ्लॉज हैं उसको हम दूर करें, बजाय आउटराइटली पुलिसिंग के ऊपर सवाल उठाने पे। इसी का 17 जनवरी को एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, पुलिस रिफॉर्म्स। इस टेम्पलेट को आप देखो, 17 जनवरी की PDF एंड वीडियो, पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत अच्छे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ओके, सो दिस इज दिस। अब जो नेक्स्ट है, तो द पॉइंट इज इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट को अपने लेवल पे अप करना चाहिए अपना गेम। इज द इंडियन स्टॉक मार्केट इन अ बबल? ये नेक्स्ट आर्टिकल है। सी, स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट यूजुअली सेंटिमेंट्स दिखाता है इकोनॉमी का। सो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट का लेवल। आइडियली ऐसा होना चाहिए, बट पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी तो पिट रही है बट स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मिसमैच क्यों हुआ? ये मिसमैच इसलिए हुआ कि जो पैसा आ रहा है स्टॉक मार्केट से, वो FII ज्यादा आ रहा है। FII ज्यादा आ रहा है, और दिस इज हॉट मनी।
तो FII अगर आसानी से आता है तो आसानी से चला भी जाता है। तो FII के कारण ओवर डिपेंडेंस ऑन दिस FII एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन दिस हॉट मनी, ये एप्रीहेंशन है कि ये जो स्टॉक मार्केट का जो बबल है ये कब फूटेगा। बिकॉज अगर ओवरऑल सिस्टमेटिकली बढ़ता कि इंडियन इकोनॉमी भी से बहुत अच्छा कर रही है, बट नो, यहाँ लॉकडाउन है, यहाँ कोविड है, GDP फॉल हो रही है और स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। सो दिस इज डूइंग जस्ट द ऑपोजिट। सो क्वेश्चन ये उठ रहा है, इज द इंडियन स्टॉक मार्केट इन अ बबल? We tend to equate the real economy with the stock market at all times, but they hardly ever meet. That is the sole reason 90% of all economists and analysts in the market are not able to call what's going to happen next. बता ही नहीं पा रहे हैं what's going to happen next. और ये बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोविड-19 अनसर्टेनिटी, वी डोंट नो थर्ड वेव में क्या होगा भी या नहीं होगा, देर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी। इज द इंडियन स्टॉक मार्केट इन अ बबल? देन दिस इज पुअर रेन्स हैम्पर सोइंग। सी, सोइंग मतलब खेती आती है, खेती में बोआई, दैट इज सोइंग। सोइंग जो होती है वो डिपेंड करती है रेन्स में, बिकॉज इंडिया जो है ये है रेन फेड एग्रीकल्चर। अब सी, ये स्काईमेट वेदर का है डायग्राम, एडवांसमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून, एक्चुअल एंड नॉर्मल। सी, शुरुआत में मॉनसून बड़े तेजी से आया, 1 जून को मॉनसून आता है दिस केरला में, फिर धीरे धीरे 5 जून, 10 जून, फिर 25 जून, फिर जुलाई, ऐसे करके ये नॉर्थ में आगे प्रोग्रेस करता है। दिस इज साउथ वेस्ट मॉनसून। तो शुरुआत में तो बहुत स्पीड से मॉनसून आया, बट फिर एक हॉल्ट लग गया, ब्रेक लग गया। तो जो सोइंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सोइंग पैटर्न मतलब बुआई, पानी गिरता है, मिट्टी नरम पड़ती है, तो फिर पानी आता है, तो फिर वहां पे ऐसे बुआई सोइंग चालू होती है। तो बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी ऑफ दिस रेनफॉल मॉनसून में जो सोइंग पैटर्न है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। सी, जैसे 2015 से हम कंपेयर करें, जून का रेनफॉल देखें, ड्रॉट 16 में नॉर्मल, 17 में बिलो नॉर्मल, 19 में अबव नॉर्मल था, 2020 में भी अबव नॉर्मल था, 2021 में शुरुआत में तो स्पीड हुआ बट अब डिले हो रहा है। तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। मॉनसून जो होता है ये टाइमली आना चाहिए और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए स्पेटियल पैटर्न, सो दैट इसका प्रॉपर यूटिलाइज हो पाए। अब सी, मॉनसून जो चेंज हो रहा है उसका नंबर 1 रीजन है क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए 2017 मेंस में सवाल आया था, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी असाइन्ड टू मॉनसून क्लाइमेट that succeeds in feeding more than 50% of the world population residing in monsoon Asia। ये बात है पूरे एशिया का। तो पूरा मॉनसून एशिया का जो जोन देखो, जैसे इंडिया भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, इधर पाकिस्तान भी आ जाएगा, तो 50% से ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे आती है। ये GS पेपर 1 का है, मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी लिखनी है हमें, रिमेंबर। तो ज्योग्राफी में आपको बताना है मॉनसून की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सक्सेस एक बहुत डिजायरेबल चीज बनाती है मॉनसून को इस पूरे एशिया की 50% पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए। अब सी, आई टेल यू समथिंग, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट क्या होता है कि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से नेटिव है। मोस्ट ऑफ अस आर हैविंग दिस हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट, जो मदर टंग है। तो कई बार ये जो सवाल आते हैं इसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी मिलता है, तो देर इज नो हार्म आप इस सवाल को एक बार हिंदी में भी पढ़ लो। कई दफे आप देखना इंग्लिश पढ़ने के बाद भी जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा कुछ नए इंसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो नेवर शाय, हिंदी भी एक बार पढ़ लेना चाहिए क्विकली। जैसे मॉनसून एशिया में रहने वाले संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु के क्या अभिलक्षण समुन्निवेशित किए जा सकते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सक्सेसफुल मॉनसून के। ओके, सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, 250 वर्ड्स, GS1 2017। ये दूसरा सवाल है आज का। अब तो दिस इज अबाउट पुअर रेन्स हैम्पर सोइंग। देन ये है सिंपलर ड्रोन रूल्स इन द ऑफिंग। सी, गवर्नमेंट ने रिलीज किया ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स ऑफ 2021, इन कंसल्टेशन अभी पब्लिक के लिए रहेगा अगस्त 5 तक। तो बात है कि जो ड्रोन्स है, अभी जैसे अटैक भी हुआ था ड्रोन्स का इंडियन एयरफोर्स नॉर्थ कश्मीर में, तो पॉइंट इज ड्रोन्स जो हैं इसके मिसयूजेज को स्टॉप करना है, बट ड्रोन्स एज अ टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, तो इसके पॉजिटिव यूज केसेस को एनकरेज करना है, ड्रोन को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करना है। ओके,
सो गवर्नमेंट रिमूव्ड रेड टेप। रेड टेप क्या होता है? रेड टेप जो वर्ड होता है, लाल फीताशाही, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह में है, पेपर अप्रूवल वगैरह में बहुत डिले हो जाता है। तो गवर्नमेंट रेड टेप को दूर करे ड्रोन ऑनर्स के लिए, रिड्यूस करे नंबर ऑफ फॉर्म्स, मतलब फॉर्म्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर आर सो मेनी फॉर्म्स कि उससे प्रोसीजरल डिले हो जाता है। सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट है बट उसको ईजी करें। जैसे यूनिक ऑथोराइजेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है अब, यूनिक प्रोटोटाइप आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ दिस कॉन्फॉर्मेंस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनेंस, इंपोर्ट क्लियरेंस, ऑपरेटर परमिट, ये सारे डिफरेंट हेड्स हैं जो कॉम्प्लायंस के लिए ज़रूरी थे। तो जो नेसेसरी है वो रखना है, बाकी चीज़ों को ईजी करना है। सेकेंड, ऑपरेशन मेड ईजी। आपने ड्रोन खरीद तो लिया बट इसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, उसकी ये कुछ गाइडलाइंस रहेंगी। येलो जोन रहेगा जहाँ पे परमिशन फ्रॉम एटीसी रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 45 टू 12 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट, बिकॉज एयरपोर्ट में रेगुलर प्लेन्स भी हैं, ड्रोन्स आ जाएंगे तो अटैक एक्सीडेंट का थ्रेट है। नो पायलट लाइसेंस ज़रूरी होगा फॉर माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए। नैनो ड्रोन्स वगैरह भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ओके रहेगा। There will be no longer be a ban on the use of drone by foreign owned company registered in India. This is something new. सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ज़रूरी है, उसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा। 25 से 5 कर दिया इन्होंने नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर अप्रूवल। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा, दिस इज रियली गुड। इसमें आपको अपने ड्रोन्स रजिस्टर करना है इफ दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू। जो मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्ट है, सर्टिफिकेशन लेंगे। यूजर वेरीफाई करेगा नो फ्लाई जोन एंड जियो फेंस के डिटेल्स को। सिक्योरिटी सेफगार्ड में जियो फेंसिंग होगा, डिजिटल स्काई में वो अपडेटेड रहेगा। मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स उसमें होने चाहिए, नो टेक ऑफ मॉड्यूल, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग उसकी प्रॉपरली नोटिफाइड हो। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है, अभी ब्रेक हुआ है। इसका पीआईबी में भी एक बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज किया कल। इसको अभी थोड़ा और वेट करते हैं, इस पे एडिटोरियल्स एंड ऑल हम फॉलो करेंगे, फॉलो अप लेंगे। द की चेंजेस प्रपोज्ड। सो जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, ड्रोन्स ज़रूरी है, ड्रोन्स को प्रमोट करना है, इसमें स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करना है, बट जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ कंट्री के, उसको भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे एडहेयर करना है। सिमिलरली यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो होने चाहिए। सो दीज आर द की चेंजेस प्रपोज्ड। ये नेचर्स फ्यूरी है। अब सी, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि एक तो होता है इरोजन, दूसरा होता है डिपोजिशन। तो जो वाटर है ना, पानी, पानी का बहाव है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो स्टोर्ड है। तो पानी अगर से पहाड़ के ऊपर ऐसे स्टोर्ड है तो उसमें खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी है। जब वो ऐसे बहेगा, मोशन होगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो वाटर होता है इसमें ह्यूज काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वाटर क्या करता है, इरोजन करता है। इरोजन मतलब मिट्टी को बहा के ले जाएगा, कटाव करेगा लैंडफॉर्म का। तो जैसे ये रोड है, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम जर्मनी, पानी तेजी से आ रहा है, रोड तोड़ के ले गया, सो दिस इज इरोजन। अब मिट्टी जो लेके जाएगा उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करना है, तो दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो दो टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। नेचर्स फ्यूरी। अब नेक्स्ट है, दिस इज इंडिजिनस फेथ्स आर फेडिंग। मिस्टर जयशंकर ने अभी मीट किया घनी, डिस्कसेस तालिबान। गीरा साराभाई पासेस अवे, क्रूशियल रोल इन सेटिंग अप सेवरल इंस्टीट्यूशन। अब को फाउंडर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद का, NID अहमदाबाद। सो दिस इज गीरा साराभाई जी। Then this is Supreme Court sends strong message to government, this Indian Penal Code and sedition. Jaishankar and Wang differ on way forward for India-China ties. China time buy कर रहा है. We need to be careful. Then this is political. Partial lockdown Odisha में. Scale up beds number. प्रिपेयर करें कोविड-19 थर्ड वेव के लिए। डेल्टा प्लस वेरिएंट फाउंड हुआ है लेस देन 1% ऑफ सैंपल्स में। जीनोम सीक्वेंसिंग। चिल्ड्रन हैव शोन रिजाइलियंस, एक्सेलेंट। तालिबान ने ऑफर किया है ट्रूस फॉर प्रिजनर रिलीज। तालिबान भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है डे बाय डे। चाइना टू सेंड टीम टू पाकिस्तान फॉर दिस बस ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द प्रॉब्लम। हमने इकोनॉमी में पढ़ा है एक चीज होती है पीस डिविडेंड, पीस डिविडेंड। अब वर्ड हिस्ट्री उठा के देखो, आप आज का वर्ड देखो, प्रोग्रेस कहाँ पे होती है? प्रोग्रेस वहां पे होती है जहां पे पीस है।
जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जहाँ पे ऐसे टर्मोइल है एंड सच टाइप ऑफ दिस टेरर रिलेटेड थिंग्स आर हैपनिंग, वहाँ कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आई है. सो दिस इज अ साइन. पाकिस्तान में सी पैक में ऑल्दो चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी, अभी तालिबान भी आ गया है, चाइना का ये सारा इन्वेस्टमेंट फेल होगा. चाइना टू बैन अनवैक्सीनेटेड एडल्ट्स फ्रॉम स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, नेचर्स फ्यूरी, ट्रम्प टेक ओवर, क्यूबा अलाउज ट्रेवलर्स टू ब्रिंग इन फूड ड्यूटी फ्री. अब क्यूबा भी एक लेसन है. टू मच ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट कंट्रोल, इससे भी डिजायरेबल रिजल्ट्स नहीं आते. पीपल को लेट फ्री, फ्री पीपल. मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए. दिस इज जिंजियांग रीजन ऑफ चाइना. इन्फ्लेशन टू परसिस्ट एट एलिवेटेड लेवल्स फॉर अ वाइल. आरबीआई ऑफिशियल्स ने कहा कि इन्फ्लेशन अभी बनी रहेगी फॉर सम टाइम. रीजन है फ्यूल प्राइस हाई है और नॉर्मलसी नहीं आई है कोविड-19 के बाद. तो ज़रूरी भी है हम फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ध्यान दें. खरीफ की जो हार्वेस्ट है ना वो की है. खरीफ का भी हार्वेस्ट कैसा होता है, रिकवरी, बिकॉज जो राबी होती है ना इसमें क्रॉप लॉसेस नहीं होते, बट जो खरीफ की क्रॉप होती है इसमें क्रॉप फेलियर भी बहुत होता है. तो अगर खरीफ की क्रॉप सक्सेस होगी तो इकोनॉमिक रिकवरी बेटर होगी. अब एक बार फिर से देख लेते हैं खरीफ, राबी और जायद. तो जो खरीफ है ये सीजन्स है, खरीफ सीजन, राबी सीजन, जायद सीजन. सीड्स कब सोन होते हैं? खरीफ में यूजुअली जून. रीफ दैट इज रेन्स, जब मॉनसून आता है तो खरीफ की क्रॉप आती है, इसकी बुआई होती है. राबी जो होती है वो विंटर्स में बुआई होती है, नवंबर में. और जो जायद होती है वो इन दोनों के बीच में होती है, अगस्त सितंबर में, फरवरी मार्च में. हार्वेस्ट इसका अब जैसे जून में बुआई होगा तो नवंबर में एंड ऑफ मॉनसून में इसकी फसल आ जाएगी. और फिर उसके बाद राबी आ जाएगा. तो खरीफ, फिर राबी और इन दोनों के बीच में जायद. फिर राइस, मेज, मिलेट्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, ग्राउंडनट, ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ की है. टोबैको, ग्राम, लिंसेड, मस्टर्ड, व्हीट, ये सब क्या है? राबी की है. जायद में क्या आ जाएगा? जैसे वाटरमेलन हुआ, कुकुम्बर हुआ, वेजिटेबल्स, मस्टर्ड, फ्रूट्स एटसेट्रा जायद में. तो इंडिया में 3 क्रॉप सीजन्स चलते हैं, खरीफ, राबी और जायद. ये इनका टाइम है और दिस इज दिस. ओके, व्हीट इज इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप एंड राइस इज इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप. अब इसका सक्सेस क्या होगा वो डिक्टेट करेगा इकोनॉमिक रिकवरी. फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ पॉलिसी प्रायोरिटी, शक्तिकांता दास साहब ने कहा. इंक्लूसिविटी बोल्स्टर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. सी, इंक्लूसिविटी. और दूसरा यहाँ पे इन्होंने एनकरेज किया है, जैसे हमने जब जैम लेके आए थे, जनधन, आधार, मोबाइल, सरकार का क्या पर्पस था कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट खोले, प्रॉपर बैंक अकाउंट खोले, ज्यादा से ज्यादा लोग दिस मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी इसको यूज करें. तो ये जो यूपीआई प्लेटफॉर्म आया है ना, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इसने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है दिस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को. तो इसने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया. एक्सेलेंट यूपीआई. देन दिस इज यूपीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यूपीआई से भी लगभग हर 1-2 साल में सवाल आए हैं. एनपीसीआई जो बॉडी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जून एक्सपोर्ट्स राइज 32%, इंपोर्ट सर्ज हुआ है 74% पे. ट्रेड डेफिसिट अभी भी बना हुआ है. एलआईसी का आईपीओ लाने का सरकार प्लान कर रही है. विप्रो का Q1 का नेट प्रॉफिट बढ़ा है. दिस इज लैम्बोर्गिनी की एक नई कार आई है, केवल 5 करोड़ रुपए की है. देन दिस इज पावर यूजेज रिटर्न टू प्री कोविड लेवल. सी, पावर यूजेज मतलब दिस इज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी. स्टील प्रोडक्शन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी. यूजेज बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है. होम सेल्स भी रोज हुआ है 67% इन H1. नाउ दिस इज द कॉज ऑफ वरी. हमारी जो टीम गई है जुलाई 8, पंत अभी पॉजिटिव हो गया है कोविड-19 के लिए. फ्रॉम एपिक डोमिनेंस टू हैरोइंग ड्रॉट. सी, एक टाइम था जब हॉकी का मतलब इंडिया होता था. देखिए 1928 में जीता हमने गोल्ड, 32 में जीता, 36 में जीता, 48 में जीता, 52 में, 56, 64, 80. 1980 आते ही ऐसा ड्रॉट आया है कि अभी तक हम गोल्ड नहीं जीत पाए ओलंपिक्स में. अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वी शुड डू बेटर. 60 में हमने सिल्वर जीता, ब्रोंज 68 मैक्सिको एंड म्यूनिच में 72 में. तो देर वॉज अ टाइम कि हम बहुत डोमिनेट करते थे हॉकी में. फिर एक टाइम आ गया कि अभी यहाँ पे ड्रॉट है. लास्ट मेडल आया था 1980 में, इसके बाद से हम कोई मेडल ही नहीं जीत पाए हॉकी में. देन कल इंग्लैंड ने अच्छा खेला. सो दिस इज द हिंदू.
ये इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ पे बात है हरेला पर्व। हरेला पर्व नाम में ही लिखा है दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पर्यावरण। तो ये हरेला पर्व है, उत्तराखंड में ये हरेला पर्व मनाया जाता है। संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को ये समर्पित है। प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है, हमारी परंपराओं ने प्रकृति के साथ सौहार्द, सस्टेनेबिलिटी, फ्रेंडली बनाकर रहने पर महत्व दिया है। प्रकृति के प्रति ये आदर हमें त्योहारों में, प्राचीन कृतियों में, व्यवहार में झलकता है। इसी चिंतन और सामूहिकता की शक्ति के साथ हम समग्र और संकल्पबद्ध प्रयास कर रहे हैं जो सतत और हरित है। सस्टेनेबिलिटी, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। ये फ्रंट पेज है। सेडिशन लॉ कॉलोनियल है, तो जरूरी है इसके मिसयूज को स्टॉप करें, इसको री एग्जामिन करें, रीविजिट करें। आर्टिकल 137। देन दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ अप्रोच। सी चाइना जो है ना, बॉर्डर इशू को स्टेटस क्वो बनाना चाहता है, टाइम बाय कर रहा है। इंडिया को बड़े केयरफुली यहाँ पे नेगोशिएट करना चाहिए कि बॉर्डर में पीस लाओ। जो एनक्रोचमेंट किया है चाइना ने हमारे लैंड एरिया को, उसको वापस चाइना पुशबैक करें हम। दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी। Then this is beware of the harmful effects of noise pollution. See, too much of noise is bad. Mental disorders होते हैं इससे, hearing losses होते हैं, BP high होता है, noise is not good. तो say no to crackers. Crackers are wrong during festivals and important occasions. Pollution बहुत ज़्यादा होता है, dogs and animals जो हैं ये काफ़ी distraught हो जाते हैं crackers. डू नॉट हॉन्क, ये कुछ लोगों की बड़ी बुरी हैबिट होती है, जस्ट कीप ऑन हॉन्किंग। अननेसेसरी हॉन्किंग नहीं करना है। साइलेंस जोन जो है वहां पे हॉन्किंग नहीं करना है, जैसे हॉस्पिटल्स हुए, स्कूल्स हुए। डू नॉट यूज हॉर्न इन आइडेंटिफाइड साइलेंस जोन। ये एक और बैड हैबिट है। अकाउस्टिक एनक्लोजर करो विद डीजे सेट्स। आपको हाई लाउड म्यूजिक सुनना है, अकाउस्टिक्स लगाइए वहां पे। यू शुड नॉट बी ट्रबलिंग योर नेबर्स इन रेसिडेंशियल एरिया में जो आपके आसपास रहते हैं। यूज ऑफ साइलेंसर करें ऑटोमोबाइल्स में। शट करें डोर, बैरिकेड्स जहाँ पे नॉइजी मशीन्स चल रही है। साउंड लिमिटर्स लगाएं डीजे पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम में। नॉइज रूल्स को फॉलो करें। गो ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, बिकॉज ट्री क्या होता है, नॉइज डैम्पनर होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। जीएस में हम ये देखते हैं नॉइज पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है वैसे नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। तो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, नोटेड डाउन। देन दिस इज रीओपनिंग सिटी, अभी प्रायोरिटी नहीं है। ये बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फेलोशिप 2021। इफ़ यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, हैव अ लुक। ये फेलोशिप है, इसमें प्राइजेस वगैरह भी है, हैव अ लुक। काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस हो सकता है जिसको आप रिज्यूम वगैरह में भी लिख सकते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर यंग एंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल, हैव अ लुक। देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये रेलवे एंडेवर गुजरात में बड़े इंपॉर्टेंट, ये अभी डेडिकेशन, नए कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं। गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, सुरेंद्र नगर मैपिंग में आया था ज्योग्राफी में। पिपलाव इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है, महसाना है, यहाँ पर भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये अफगान फोकस है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और अफगान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी का अभी मीटिंग हुआ। सब वरिड है इस तालिबान का डायरेक्शन क्या होगा। तालिबान बिकॉज जिस स्पीड से एरिया कवर कर रहा है अफगानिस्तान का, दिस इज अ बिग कॉज ऑफ वरी। और इंडिया की भी क्या पॉलिसी हो, इसको भी आगे और देखते हैं। दिस इज द लास्ट माइल, वैक्सीनेशन के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन हो रहा है। एग्जामिन जंबो अंडरपास हाइट डिप इन राजाजी नेशनल पार्क। और यहाँ जब डेवलपमेंट होता है, रोड्स निकलती है, तो इससे होता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जिसको चेक करना जरूरी है। कॉरिडोर्स, देन दिस इज पास्ट एज प्रेजेंट तालिबान। देन घोस्ट ऑफ सेक्शन 66A, इसको बरी करना जरूरी है। द पोस्ट पैंडमिक डॉक्टर, और ये है ऑन कास्ट द रोड नॉट टेकन, सपोर्ट डोंट पैरालाइज। देन दिस इज चाइना शुड प्रोवाइड रॉ डेटा ऑन पैंडमिक्स ओरिजिन। फाइनली WHO चीफ ने ये कुछ स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग दिए, डेटा प्रोवाइड करे। वाई सो मच ऑफ सीक्रेसी, अगर कुछ रॉन्ग डूइंग्स हुआ है तो वर्ल्ड नीड्स टू नो। ये एक लैब टेक्नीशियन माई सेल्फ, एक्सीडेंट हैपन एंड इट्स कॉमन, बट द पॉइंट इज इसको आप छुपा क्यों रहे थे। ये जब इतना फैल गया, देन यू आर टेलिंग WHO की ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। आज पूरा वर्ल्ड पे कर रहा है, वी हैव लॉस्ट सो मेनी लाइव्स। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है।
देन दिस इज यूके पुलिस, जर्मनी में फ्लड है, अफगानिस्तान नेबर्स वेरी है एज यूएस सीक्स स्टेजिंग एरिया। अब ये थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं। इंडिया अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट। सी, अफगानिस्तान में हमने हमेशा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया है। अभी अफगानिस्तान में हमने बूट्स ऑन ग्राउंड की पॉलिसी नहीं है। हमने अफगान गवर्नमेंट को वेपन्स वगैरह भी सपोर्ट नहीं किए, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे वर्क किया। तो अगर हम देखें ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो नाम पता होने चाहिए मैपिंग में। जैसे ये मजार शरीफ है, ये सलमा डैम है, ये खाश रुद रिवर है, ये काबुल है, गजनी है, रिंग रोड, ये है कांदाहार। कुछ ही दिन पहले देखा ना, तालिबान कैप्चर कर रहा है कांदाहार। ये हेरात प्रोविंस है, ये जरंज देलाराम हाईवे है, ईरान से ऐसे आ रहा है जरंज देलाराम हाईवे। सो दिस एरिया इज दिस एरिया इज अफगानिस्तान, और नीचे है ये पाकिस्तान, यहाँ पे ईरान है। ओके, तो लिंकेजेस देखे ना इंडिया एंड अफगानिस्तान के, तो ब्रॉडली हमने जैसे स्ट्रैटेजिक में तापी पाइपलाइन के बारे में बात किया, सेंट्रल एशिया से पाइपलाइन से गैस सप्लाई होगा। देन रेयर अर्थ रिसोर्सेज चाइना के पास बहुत ज्यादा है, बट अफगानिस्तान के पास भी सफिशिएंट है। तो क्यों ना हम अफगानिस्तान में रेयर अर्थ रिसोर्सेज देखें, इंटीग्रेशन करें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, और सार्क मेंबरशिप भी। ये स्ट्रैटेजिक मूव्स थे हमारे विद रेस्पेक्ट टू दिस अफगानिस्तान। डेवलपमेंट में हमने क्या किया, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप बनाया, जॉइंट वर्किंग बनाया, सलमा डैम बनाया, अफगान पार्लियामेंट बनाया, लाइब्रेरीज बनाई, जरंज देलाराम हाईवे बनाया। सिक्योरिटी में हमने अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग दिया, डोरेशन दिया मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स बाय इंडिया। सोशल कल्चरल में इंडियन डायस्पोरा अफगानिस्तान में एक्टिव है, हिस्टोरिकल लिंक्स हैं ट्रेड एंड कल्चर में। काबुली वाला अमिताभ बच्चन की मूवी है, यारी है ईमान, बहुत पॉपुलर है अफगानिस्तान में। इकोनॉमिक फ्रंट में हमने देखा जॉइंट वर्किंग ग्रुप, ट्रेड कॉमर्स इन्वेस्टमेंट, एयर फ्रेट कॉरिडोर बनाया, एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल भेजे, फार्मा मशीनरी, और वहां से एग्रीकल्चरल कमोडिटी को इंपोर्ट भी किया। तो लास्ट 20 ईयर्स में काफी प्रोग्रेस किया है हमने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड एंड दिस कोऑपरेटिव रिलेशंस में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया, वीट सप्लाई किया अफगानिस्तान को, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट बनाया चाइल्ड हेल्थ के लिए, 400 बेड का ये हॉस्पिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ये जरंज देलाराम 218 किलोमीटर है, 220 किलो वोल्ट का हमने पुल एक खुमरी काबुल में, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट भी बनाया। सलमा डैम का नाम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। न्यू अफगान पार्लियामेंट है, चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट एयर फ्रेट कॉरिडोर है इंडिया अफगानिस्तान की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हमने एनकरेज किया, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए। 3,500 से ज्यादा अफगान है, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको इंडिया में ट्रेन किया। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का सेकेंड होम इंडिया है। 1000 स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया यहाँ के नेशनल्स को अंडर ICCR। देन इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में स्लॉट्स के थ्रू भी यहाँ पे इनको स्ट्रेंथन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है। तो ये इतने जो मेहनत की हमने, ये सब पानी में जाएगी अगर तालिबान यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉलो करता है। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, जैसे अभी सलमा डैम पे ही कुछ फायरिंग ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो अभी हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें, ये फॉरेन रिलेशंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। दैट इज वाई जयशंकर साहब इतना एक्टिवली यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं एंड मूवमेंट कर रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड अ वे किस स्ट्रैटेजी से हम फॉलो करें। बिकॉज यूएस ने तो यहाँ से विड्रॉ कर लिया है, अब यहाँ पे सिविल वॉर होगा, तो वो सिविल वॉर से क्या होगा, रेडिकलाइजेशन होने लग जाएगा पूरे एरिया का, और फिर हमारे यहाँ भी ट्रबल आ सकती है। सो दैट इज वाई वी आर हैविंग सो मच ऑफ कंसर्न एंड एप्रीहेंशंस। सो दिस इज अफगानिस्तान। अब इसमें भी कोई अर्ली कमेंट हम पास नहीं करेंगे, लेट अस वेट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है। यूवी सीटेक है, पार्लियामेंट में ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बट ये टेक्नोलॉजी क्या है कि ह्यूमंस में इतना सेफ है या नहीं, इस बात पे भी सवाल है। यूवीसी क्या होता है, जैसे जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है, ये वायरसेस जर्म्स को किल कर सकती है। तो इसी रेज को ये पार्लियामेंट में शायद फ्लो कराएंगे, लेट अस सी क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेटाइज द जनरल इंश्योरर अमेंड 1972 लॉ। फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बिल ला रही है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 को रिप्लेस करने के लिए। इस बिल में क्या होगा, अमेंडमेंट होगा इस एक्ट का, और सरकार जो PSUs का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है उसका रास्ता ओपन होगा। 243 बिलियन डील्स क्लोज हुई H1 2021 में, 10 यूनिकॉर्न्स क्रिएट हुए हैं।
देन दिस इज इंडिया, मैन्युफैक्चर हियर, एलिवेटेड इन्फ्लेशन रहेगा फॉर सम टाइम। मास्टर कार्ड को बैन कर दिया था बिकॉज नॉन कॉम्प्लायंस था डेटा स्टोरेज रूल्स का, इसके भी रिपरकशंस होंगे। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में हम देखते हैं दो टर्म होते हैं, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो जैसे ये फोटो देखिए, बायो अक्यूमुलेशन, कंटेनमेंट मतलब पॉल्यूशन, कंटेनमेंट जो है, कंटैमिनेंट जो है, कंटैमिनेंट का लेवल ऐसे बढ़ता जा रहा है, सी कंटैमिनेंट का लेवल बढ़ता जा रहा है। और बायो मैग्निफिकेशन में क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है, मैग्नीफाई एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में जा रहा है और मैग्नीफाई हो रहा है। और अक्यूमुलेट में क्या होता है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो नो द मीनिंग वोकैबुलरी, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, मैग्नीफाई मतलब वो बढ़ते जाना, ऐसे मैग्नीफाई होना। तो जैव संचय मतलब बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है, जब किसी जीव या प्रजाति के भीतर रसायन केमिकल की सांद्रता बढ़ती जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये उस स्थिति में हो सकता है जब कोई जीवों द्वारा जहरीले पदार्थ निगल लिए जाते हैं। जीवों के लिए इन विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन करना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए ये उनके उत्तकों में जमा होते जाते हैं। तो देखिए ये जीव एक ही है और इस जीव में पहले इतना कंटैमिनेशन था, अब कंटैमिनेशन बढ़ा और कंटैमिनेशन बढ़ता ही जा रहा है। तो दिस इज इन वन स्पीशीज ओनली, कंटैमिनेशन बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज बायो कंटैमिनेशन का अक्यूमुलेशन होता जा रहा है, सांद्रता बढ़ती जा रही है। तो दिस इज बायो अक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन में देखिए ये फिश था, फिर ये दूसरा एनिमल आया, फिर ये दूसरा एनिमल आया, तो इधर मैग्नीफाई हो रहा है। जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिकारियों के भीतर जहरीले रसायन बनते हैं। ये खाद्य श्रृंखला आ जाती है, फूड चेन आ जाता है, सभी जीवों को प्रभावित करता है। और जो फूड चेन में टॉप में होता है वो नीचे वाले सबको खा रहा है। तो फूड चेन में जो टॉप में, जैसे ये पोलर बियर है, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो दीज आर टू टर्म्स, बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। ये होगा फूड चेन में, ये होगा किसी एनिमल के लेवल पे, कंटैमिनेंट्स का लेवल। ओके, ये सी सेट है। सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है, 3 साल का और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 1 साल का निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो 1 साल का आ गया, 3 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 117। प्रिंसिपल जो है अब वो हम फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट दिया था, ये इस केस में डालिए 815 माइनस 117, दैट इज 698। तो दिस इज द आंसर। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की बात थी, तो फर्स्ट ईयर का एक इंस्टॉलमेंट दिया, उस पर भी इंटरेस्ट आएगा, सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। तो जब भी इंस्टॉलमेंट्स ऐसे होते हैं ना, तो शुरू में इंस्टॉलमेंट्स जैसे बड़े वैल्यू का है, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो फर्स्ट ईयर का जैसे इंस्टॉलमेंट है, अगर हर इंस्टॉलमेंट अगर एक्स का माना हमने, तो पहले साल उसने एक्स दिया, उस पर इंटरेस्ट भी तो अक्यूमुलेट होगा 2 साल के लिए। सेकेंड साल में फिर एक्स इंस्टॉलमेंट दिया, बट अब ये सेकेंड में दिया है तो इसमें टाइम 1 ही हो जाएगा इंटरेस्ट अक्यूमुलेशन, और थर्ड ईयर में तो 0 हो जाएगा, तो दैट इज ओनली एक्स। तो इनको टोटल करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और वो दिया हुआ है 1092, तो एक्स आ जाएगा 325 रुपए। इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल 325 325 325 दिन है। पहले साल 325 पे इंटरेस्ट आएगा 2 साल, इसमें 1 साल, इसमें 0 साल, और टोटल हो जाएगा 1092। यहाँ बताना है, आपको बताना है, दो रेट दिया था R+2 और R, इन दोनों को डिफरेंस 360 दिया है, तो P आ जाएगा 6000। आज के सवाल है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज हुआ है, ईच साइड इज इंक्रीज बाय 20%, हर साइड 20% बढ़ा, तो टोटल एरिया में परसेंटेज क्या चेंज हुआ, एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैन वॉक डायगनली, डायगनली क्या होता है, ये डायगनल होता है, दिस इज डायगनली अक्रॉस द स्क्वायर लॉट, स्क्वायर मतलब सारी साइड्स बराबर है, ए। डायगनल का फॉर्मूला निकालिए, व्हाट वाज द पर्सन सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। तो ऐसे जाता और ऐसे जाता, दोनों में कितना चेंजेस आए, पर्सन कितना सेव किया बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस, इजी वन, डू इट। रेडियस ऑफ सर्कल डिक्रीज हुआ 50%, ये रेडियस होता है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, यू गेट द एरिया, और उसका परसेंटेज डिक्रीज बताइए। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। ये सी सेट सॉल्यूशन है। ये 2 टर्म देखे हमने, बायो मैग्निफिकेशन फूड चेन में और बायो अक्यूमुलेशन स्पीशीज लेवल पे। देन दिस इज जनरल इंश्योरर, और ये है अफगानिस्तान में इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स। देन नॉइज पॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये हरेला पर्व है,
राबी, खारिफ एंड जायद। दिस इज ड्रोन पॉलिसीज को अभी हम रिविजिट करेंगे कुछ ही दिनों में। ये सवाल तैयार करना है मॉनसून पे, एंड दिस इज अबाउट ग्रोइंग प्रिकैरिटी, ये है कोऑपरेटिव, एंडिंग द एम्पास और आर्टिकल 137। So this is 16th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.